Welcome back, students, to the part second of this chapter. In the first part, we have learned about the resources on the basis of their development is divided into two, actual and potential resources. Then secondly, on the basis of their origin, it is divided as biotic and abiotic resources. Now third, we are going to read on the basis of their renewability. There are certain resources which can be renewed or replenished quickly, whereas others are not. Hence, these are classified as renewable and non-renewable resources. Renewable किसे कहेंगे? ऐसी चीज़ जिससे की पूर्ति वापस की जा सके यूज़ करने के बाद, यानी किसी रिसोर्स को आपने यूज़ कर लिया, फिर उससे यूज़ करने के बाद में उसका अस्तित्व ख़त्म नहीं हो जाता, हम उसको वापस से रीगेन कर सकते हैं, तो उसे रिन्यू कहेंगे। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, यानी एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया तो पुनः उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ओके, so let us read in detail about the renewable and non-renewable resources. Firstly, renewable resources. The resources which gets renewed or replenished quickly through natural processes are called renewable resources. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो रिन्यू की जा सकती है, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं और वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिन्यू होते हैं। इनके एग्जांपल्स भी नीचे दिए गए हैं। Some of these resources are unlimited in nature and cannot be affected by human activities. एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, यानी ये नेचुरली रिन्यू होते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती है। जैसे सोलर एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन, तो ये सन डेवलप करती है, ना कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा सोलर एनर्जी जनरेट होती है। तो इसीलिए सोलर, विंड और टाइडल एनर्जी जो है वो नेचुरल एनर्जीज़ हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद में वापस हम उनको रीयूज़ या रिप्लेनिश वापस से कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। But the stock of resources, the amount of resources available for use such as soil, water and forest can be depleted if we use them carelessly and recklessly. तो क्या बताया गया है कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज में जो आपके सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट है, ये नेचुरल है, लेकिन अगर हम इनको केयरलेसली, लापरवाही से, एकदम बिना सोचे समझे अगर हम इनका उपयोग करते जाएंगे, इनको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, इनके फॉरेस्ट को क्लियर करते जाएंगे, वाटर का मिसयूज़ करेंगे, सॉइल को इनफर्टाइल बनाते जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि ये सब भी हमारे से लॉस्ट हो जाएगा। Similarly, although water is an unlimited resource, but with the shortage and drying up of water due to overuse, pollution of water and misuse of water bodies, it might become a scarce resource in future. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वाटर का कि जैसे वाटर एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन उसकी शॉर्टेज है, रेनफॉल नहीं हो रही है, कई एरियाज़ में वाटर ड्राई होता जा रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है वाटर का, वाटर पोल्यूट हो रहा है, जिसके कारण से ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रही है, वाटर बॉडीज़, रिवर्स, ओशंस का मिसयूज़ हो रहा है, तो इस सब से वाटर क्या होगा? स्कैर्स हो जाएगा हमारे फ्यूचर में। Now the next topic we are coming is non-renewable resources. These are resources which have a limited stock, and once they get exhausted, it takes thousands of years to be renewed or replenished. जैसे हमने देखा था कि ये जो आपके non-renewable resources हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उन्हें वापस से रिन्यू होने में, यानी आज अगर कोई नेचुरल रिसोर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गया है नॉन रिन्यूएबल वाला, तो वो वापस उसे डेवलप होने में, बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। These resources cannot be renewed within the lifespan of human beings, यानी हमारे जीवन काल तक तो वो वापस से रिन्यू नहीं होते, उन्हें बहुत काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं रिन्यू होने के लिए। सो वंस एग्जॉस्टेड दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून। एग्जाम्पल है आपके कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। सो एग्जाम्पल इज कोल, पेट्रोलियम एंड गैस फॉर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड फॉर रिन्यूएबल you have solar energy, tidal and wind energies. Now coming to the on the basis of their distribution. So the fourth one we have learned again, I revise it, on the basis of their development, actual and potential, basis of their origin, biotic and abiotic,
basis of the renewability, renewable and non-renewable resources. So now let us look at the basis of the distribution. There are some natural resources which are found everywhere, while some are found in particular areas. Hence they can be classified as localized and ubiquitous resources respectively. So what happens is that those resources which are found everywhere and some are found only in particular areas, which are found everywhere are called ubiquitous एंड विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरियाज आर कॉल्ड लोकल, यानी किसी एक लोकल एरिया में ही पाए जाते हैं कुछ रिसोर्सेज, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, लोकलाइज रिसोर्सेज. लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जो आपके सभी जगह सर्वव्यापी है, जो एवरीवेयर फाउंड किए जाते हैं, तो उन्हें हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं. तो हम आगे बढ़ते हैं. दीज रिसोर्सेज आर localized resources are found in a specific region such as minerals and oil. Their distribution depends on various physical factors such as climate, terrain and altitude. So these resources which local resources बताया था मैंने, एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में मिनरल्स पाए हैं, ऑयल पाए जाते हैं, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कुछ एरियाज़ में ही ये पाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का भूभाग जो होता है, वहाँ का रीजन होता है, वो प्लेस किस एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, कितने नीचे स्थान पर स्थित है. तो एक पर्टिकुलर प्लेस की जो लोकेशन होती है, वहाँ का क्लाइमेट होता है, वहाँ का भूभाग जो भी है, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में किसी भी प्रकार का रिसोर्स पाए जाने में. सो एग्जाम्पल है लोकलाइज रिसोर्सेज का, मिनरल्स सच एज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा. सो कोल और में इसका आपको एग्जाम्पल दिया गया है आयरन का, जो बिहार और उड़ीसा में पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ यूबिक्विटस रिसोर्सेज. मैंने बताया था ऐसे रिसोर्सेज जो सभी जगह सर्वव्यापी है, दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, आर कॉल्ड एज यूबिक्विटस रिसोर्सेज. और इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके, एयर, वाटर, सनलाइट. एनीवेयर यू गो ऑन द अर्थ यू विल फाइंड दीज रिसोर्सेज. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. The natural resources have become useful resources when their original forms have been changed. Yani all the natural substances become a resource when human beings change their original form with the help of their skill and technology. For example, iron ore in its natural form was not a resource until and unless man learned to extract iron from it. The technology developed and used by humans do so इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. तो क्या कहेगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, सभी जानते हैं, यहाँ पे ये मिनरल पाया जाता है, यहाँ पे आयरन पाया जाता है, यहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है, यहाँ पे कोल पाया जाता है. लेकिन एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के स्किल से, उसकी टेक्नोलॉजी से इन रिसोर्सेज को एक फॉर्म मिली है जिसके लिए हम सब क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज को कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जीने में यूज़ करते हैं. तो ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में से चेंज अगर किसी ने की है, वो है आपके ह्यूमंस ने अपने स्किल से, अपने हुनर से, अपने कौशल से, टेक्नोलॉजी की मदद से. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन ओर इन इट्स नेचुरल फॉर्म, यानी आयरन ओर, जैसे आयरन ओर इन द सेंस है जो कच्चा आयरन होता है इन द रॉ फॉर्म. तो जब भी आप कोई चीज़ जहाँ पर आप खनिज पदार्थ खोजते हैं तो वह रॉ फॉर्म में होती है, फिर वो प्यूरीफाई की जाती है और जो हम यूज़ करते हैं वो फिर एक्चुअल फॉर्म होता है जो ह्यूमंस के द्वारा उसे ट्रांसमिट किया गया है. तो नेचुरली हमें कोई आयरन बार जो हम अभी देखते हैं आयरन, वो आयरन हमें ज़मीन खोदने से नहीं मिलता है, आयरन हमें रॉ फॉर्म में मिलता है, उसे बाद में प्यूरीफाई किया जाता है. सो ये किसके द्वारा संभव है, ह्यूमंस के द्वारा संभव है, उसकी स्किल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज. तो जैसे पहले मैंने बता दिया था कि सब रिसोर्सेज में से सबसे इम्पॉर्टेंट आपके ह्यूमंस हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट रिसोर्स इज ह्यूमन बींग्स. It is the human beings who use their skill, knowledge, technology and labor to utilize a resource. तो सबसे important factor अगर planet पर है, जो resource है, जो useful, relevant means useful resource है, वो है आपके human beings. At most useful is human beings because with his own skill, with his own knowledge and technology, with his hard work, labor, he will utilize these resources in optimally in a useful manner.
Therefore, people are human resources. The development and economic prosperity of any nation mainly depends on how they are utilizing their available resources. कोई भी nation है वो developed है economically, तो वो किस पर depend है, यानी उस particular country में economic सफलता है, समृद्धि है, तो वह उस nation के humans पर depend है कि वो किस प्रकार से वहाँ पर उपलब्ध resources का प्रयोग कर रहे हैं. It is the education and skill development of human beings that is known as human resource development. तो human resource development किसे कहेंगे? जो education और skill एक human beings के अंदर develop है उसे हम कहेंगे human resource development. Means human is the most important resource which is developing the other resources and making our life comfortable, and this is possible only through his knowledge, skill, technology which he is having. Now coming to the next topic is resource conservation. The resources, first we understand conservation means to save them, उन्हें प्रयोग कर उनका संरक्षण करना. जो भी resources ना, हमें कई types of resources पढ़े, उनके origins पढ़े हमने, और उसमें से हमने human resource को सबसे important और relevant resource भी पढ़ा है. तो अब बारी आती है इन resource को conserve करने की, इनको protect करने की, इनको save करने की. The resources should be used carefully and judiciously so that they are not exhausted. तो क्या है, जो ये resources है उनका use बहुत carefully करना चाहिए, संभाल के करना चाहिए और बुद्धिमानी से, बिल्कुल carelessly and recklessly हमें इनको use करके exhaust नहीं करना है. If we are exploiting these resources then we should give them time for renewal. अगर किसी भी resource को हम exploit करते हैं, extract करते हैं, तो क्या होता है, exploit करने उपयोग में लाना यहाँ पर, ठीक है. तो क्या होता है, उसको कुछ समय देना चाहिए वापस से renew होने के लिए. ऐसे नहीं कि बार बार आप उस जगह को exploit करते रहे. जैसे पेट्रोलियम एग्जाम्पल, पेट्रोलियम इज़ ए नेचुरल रिसोर्स विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे जीवों के अवशेष से बना कोई भी तेल, कोयला जो ये बनते हैं ना आदि, तो ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है. तो जीव अवशेष से बने तेल या कोयले को क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल. ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं. मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और जो भी फॉसिल फ्यूल जो बनता है कैसे बनता है, तत्वों से, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के तत्वों से जो अर्थ के अंदर कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड रहे. फिर एक कॉम्पोजिशन, एक उनके केमिकल रिएक्शन जिससे होता है, जिससे ये पेट्रोलियम फॉर्म होता है. तो इसलिए हमें किसी भी जगह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए और उस रिसोर्स को टाइम देना चाहिए रिन्यू होने के लिए. The heat and pressure exerted inside the Earth's surface converted into petroleum. It is an important resource used for means of transport and industries. Industrialization has led to excessive use of resources which can lead to their exhaustion. If petroleum is exhausted, industries will shut down, means of transport will be affected and life will come to a standstill. तो क्या कहते हैं, जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो हीट और प्रेशर होता है, डेवलप होता है, उसके बल से ये पेट्रोल फॉर्म होता है. और ये पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज़ में इनका बड़ा यूज़ है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इस रिसोर्स को क्या करेगी, बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा. अगर ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारे ठप हो जाएंगे, और हमारी जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन ज़िंदगी है, वो एक तब से थम जाएगी. तो ऐसा नहीं करने के लिए हमें इन रिसोर्स को क्या करना चाहिए, हम उन्हें कंजर्व करना चाहिए और रिसोर्सेज को एकदम केयरफुली और जुडिशियसली यानी बुद्धिमानी से, विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. Now coming next to the topic is sustainable development. This is the most important thing which again you will learn in class 10th also, that what is sustainable development. When we balance the use of the resources with their availability and conserve them for future generation, this is called sustainable development. तो क्या बताया गया है कि हमें जो भी resources available है उन resources को हमें
क्या कैसे यूज़ करना है, उन्हें कंज़र्व करके फ्यूचर के लिए भी रखना है। कंज़र्व करें ऐसे नहीं रिसोर्सेज है तो हम यूज़ ही नहीं करें और कह दें कि यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, फ्यूचर वाले क्या। तो आज के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करें, लेकिन उनका यूज़ कैसे होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो अवेलेबल है हमें रिसोर्सेज, उस अवेलेबल रिसोर्स का यूज़ बैलेंस करते हुए उन्हें कंज़र्व भी करना है, प्रोटेक्ट करना है, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, सस्टेन डेवलपमेंट कहेंगे। ओके, तो बैलेंस बनाते हुए रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए ताकि हम इसका उपयोग करें, साथ में आने वाली जनरेशन भी इसका उपयोग कर सके। Our earth has gifted us with various natural resources, and hence it is our moral responsibility to see that we balance the use of resources for future. For sustainable development, we need to reduce consumption, recycle and reuse the प्रोडक्ट। तो क्या बताया गया है कि हमारे अर्थ ने, नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, तो ये हमारी एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नेचर के द्वारा दिए गए इन रिसोर्सेज को कंज़र्व करें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमसे क्या चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का जो कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। और चीज़ों को रिसाइकिल करना सीखें, रीयूज़ करना सीखें कुछ प्रोडक्ट्स का, जिससे क्या होगा, चीज़ों का पतन नहीं होगा। तो रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकिल एंड रीयूज़ द product is very important in order to attain sustainable development. Now coming to the next is the reduce. How we are going to reduce the consumption. The consumption of non-renewable resources such as coal, petroleum, etc. should be reduced by using public transport and carpool to go to office or school. So ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना कोल पेट्रोलियम का, तो क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, सेल्फ व्हीकल नहीं ले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो पेट्रोल का यूज़ भी कम होगा, इससे पेट्रोल भी बचेगा। और साथ में कार पूलिंग, आप जानते हैं कभी किसी पर्सन को सेम डेस्टिनेशन पर जाना होता है तब वो अलग अलग व्हीकल्स न ले जाते हुए एक व्हीकल्स को शेयर करके ले जाए, इसे कहते हैं कार पूलिंग। The next topic is recycle. Certain products such as old newspaper, magazines can be recycled into paper. So बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स हैं, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में 3 R's देखिए। 3 R's क्या है, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, 3 R's इज गिवन। सो कंजप्शन पे हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें चीज़ों को लिमिटेड स्कोप में कंज्यूम करना चाहिए। रीयूज़, पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग शुड बी यूज टू सो दैट वी डोंट नीड अ न्यू बैग एवरी टाइम वी गो टू द मार्केट। काफ़ी जगहों पर प्लास्टिक बैग बैन भी हो चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस नहीं है सभी स्टेट्स में। लेकिन ये जो है पेपर बैग्स का, क्लॉथ बैग्स का हम यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है कि हम इनको वापस से रीयूज़ में ले सकें, जबकि पॉलीथीन बैग्स जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं फ़ायदे होते हैं इनके कुछ। नेक्स्ट कम्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. The sustainable development is based on certain principles. What are they? First, reduce and minimize the depletion of natural resources. यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ जो है हमें कम करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर मिनिमाइज़ करना है उनकी कमी। पहले से ये कम है तो क्या करना है, यूज़ करना है कम, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम हमें उपयोग लेना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड शुड बी रेस्पेक्टेड। प्लानट पे कई तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, आपके माइक्रोब्स हैं और सभी को जीने का अधिकार है, तो सभी लाइफ्स का हमें ध्यान भी रखना, किसी को हानि नहीं पहुंचानी और सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और our attitude should change towards our environment and we should take care of air, soil, water, etc. हम सिर्फ मतलबी होते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपने लिए उपभोग करने की चीज़ों को ही हम सोचते हैं हम उन्हें सेव करें, कंजर्व करें, लेकिन नहीं। तो हमारी ये जो एटीट्यूड है हमारे एनवायरनमेंट के प्रति कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ट्रीज़ को, वाटर, सॉइल को, ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बैलेंस्ड रहे।
All forms of life should be allowed to flourish on earth, that is we should conserve diversity existing on earth. अर्थ पे हम देखते हैं विभिन्नताएं हैं लाइफ्स की, अलग अलग जीव हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इन सब को अधिकार है पनपने का, जीने का और डेवलप होने का। तो इन्हें भी फलते फूलते रहने का अधिकार है और देना चाहिए, इनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और ऐसे जो डाइवर्सिटीज़ है, विभिन्नताएं हैं और जिनमें कमी आ रही है, ऐसे जो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने चाहिए। The damage to natural environmental system should be minimized and ecosystem should be allowed to sustain on their own। तो इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसी लार्ज कम्युनिटी होती है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। सो इकोसिस्टम इज़ व्हाट? इट इज़ अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स जो रहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो डैमेज है उसको सबसे कम, यानी एनवायरनमेंट को हमें डिप्लीट नहीं करना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो और जो भी इकोसिस्टम है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे सस्टेन यानी जीने का पूरा अधिकार है और उसे जीने देना चाहिए, उसे हानि नहीं पहुंचानी है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और नॉन लिविंग हो। ऑल द कम्युनिटीज शुड रेस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ऑल द कम्युनिटीज़ को ये ड्यूटी बनती है कि वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करे, एनवायरनमेंट की देख रेख करे, क्योंकि एनवायरनमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अगर इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते जाएगा तो लॉन्गर पीरियड तक हम शायद डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकें। सो